हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग मुस्लिम लॉ का दो इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे। कौन से एक्ट का? तो मुस्लिम विमेन का जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स है, ठीक है, जो कि एक्ट 1986 में आया था, उसके बारे में दो सेक्शंस कवर करेंगे। तो इस एक्ट का मैंने दो सेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। सेक्शन 3 जिसमें महर है और सेक्शन 4 जिसमें कि मेंटेनेंस की बात कही गई है, कैसे ऑर्डर करेगा कोर्ट पेमेंट करने का मेंटेनेंस को, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो आज हम लोग उसी एक्ट के दो और सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। तो सेक्शन 4 जब हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक केस में हेल्ड हुआ है कि जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो डिवोर्स होता है, जो डाइवोर्स वाली महिलाएं होती है, वो लोग क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस थ्रू सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 125 से 128 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के लिए बात करता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो सेक्शन 4 में मैंने केस लॉ के थ्रू आप लोगों को बताया था। लेकिन इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव है। इसमें ये ऑल्टरनेटिव है कि सीआरपीसी जो है वो अप्लाई हो सकता है किसी भी डिवोर्स के मेंटेनेंस के केस में। हाउ, कैसे हो सकता है, वही बताया गया है सेक्शन नंबर 5 में। ऑप्शन टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। ठीक है, कि ये प्रोविजंस जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 5 में। कैसे? इफ ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो सबसे पहला लाइन जो आप लोग पढ़िएगा बेयर एक्ट में, देख लीजिएगा कि पहला लाइन में ही लिखा गया है डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जो समन सर्व किया जाएगा उस पे जो रिस्पोंडेंट है, जो भी जिसको समन सर्व किया जा रहा है, उसको जिस डेट पे बुलाया जा रहा है अटेंडेंस के लिए, उसी को कंसिडर किया जाएगा डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जो समन भेजा गया, समन में जिस डेट को अपीयर करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए बुलाया जा रहा है, उसी डेट को हम लोग कहेंगे डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन का। तो अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 2 है उसके तहत एप्लीकेशन दिया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि समन भेजा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेक्शन 3 का वीडियो चेकआउट नहीं किया है वो सेक्शन 3, सेक्शन 4 ये सभी वीडियोस देखे तो ही जो है आगे की टॉपिक समझ में आएगी। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, और भी सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सभी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 कवर किया है। ये सब मैं इसलिए बीच में बता रही हूँ कि ताकि आप लोग सभी चीजों को अच्छे से देख करके प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रख सके। तो अब आगे के और बढ़ते हैं। सेक्शन 5 में बात हो रही थी कि जब भी कोई महिला सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 के तहत कोई एप्लीकेशन करेंगी तो उसको क्या करना होगा, एंड तो उसको डाइवर्स महिला को और जो उसका फॉर्मर हस्बैंड है, किसी एफिडेविट के थ्रू या किसी डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, चाहे ज्वाइंटली या सेपरेटली, प्रेफर कर सकता है गवर्नमेंट के पास कि वो लोग का केस जो है वो गवर्न किया जाए सीआरपीसी सेक्शन 125 टू 128 के तहत। ठीक है, एक बार मैं इसको पढ़े देती हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। इफ ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ए डाइवोर्स वुमन एंड हर फॉर्मर हस्बैंड डिक्लेयर कर सकता है किसके थ्रू, बाय एफिडेविट या किसी डिक्लेरेशन इन राइटिंग, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके तहत, आइदर ज्वाइंटली और सेपरेटली, ज्वाइंटली दोनों मिलके भी या सेपरेटली भी, दैट दे वुड प्रेफर टू बी गवर्न, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो लोग को गवर्न किया जाए बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द सीआरपीसी एंड फाइल सच एफिडेविट। ये तो अपना जो इच्छा है वो लोग जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं और वो एफिडेविट जो है फाइल कर रहे हैं या डिक्लेरेशन जो भी है वो फाइल कर रहे हैं कोर्ट के पास ताकि हियर किया जाए उन लोगों का एप्लीकेशन को। तो देन द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से डिस्पोज करेगा, अलाउ करेगा या खारिज कर देगा, वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे उस चीजों को। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है सेक्शन 5 की ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128। अब अगर प्रीलिम्स में या कहीं पे भी यह सवाल पूछा जाए कि क्या एक फैमिली लॉ में, मुस्लिम लॉ में किसी भी महिला के पास ये गवर्न है, अगर वो खुद मुस्लिम है या दोनों ही मुस्लिम या दोनों में से कोई एक मुस्लिम है, मुस्लिम लॉ के तहत वो लोग गवर्न हो रहे हैं, तो क्या वो लोग सीआरपीसी 125 और 125 से 128 का जो सेक्शंस हैं
उसके थ्रू अपना केस को गवर्न कर सकते हैं? तो ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा रहेगा उन लोगों को लगेगा नहीं मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ के तहत ही होगा, सीआरपीसी का नहीं होगा। तो ये भी प्रोविजन है, तो कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को जो हस्बैंड वाइफ है फॉर्मर, उन लोगों को ज्वाइंटली या सेपरेटली डिक्लेरेशन देना होता है रिटन फॉर्म में, चाहे एफिडेविट के फॉर्म में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, कि जमा करे और एफिडेविट को फाइल करे कोर्ट के पास। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, कि हाँ हम लोग जो है वो गवर्न होना चाहते हैं, हम लोग खुद के केस को हम लोग सीआरपीसी के थ्रू से गवर्न करवाना चाहते हैं, तो जो है वो सेक्शन 5 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और इसका जवाब जो है बिल्कुल हाँ है प्रोविजन, ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है, फंसना नहीं है। इसलिए सारे सवालों के जवाब जब भी आप लोग सोचेंगे कि सॉल्व कर रहे हैं प्रीलिम्स का, आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो जहां पे फंसते हैं उसी टॉपिक को तुरंत उसी टाइम पे पढ़ लेने से जो है वो आप लोगों का क्लैरिटी आ जाएगा और फ्यूचर में इस तरह का गलती नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सारी चीजों को डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एक बार करके रीड आउट कर लेने से भी क्या होता है, हम लोग के दिमाग में वो चीज रह जाता है, ठीक है। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है कि वो इसके तहत जो है वो रूल बना सकता है। क्या कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे पहले ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल सकता है रिगार्डिंग द रूल्स, ठीक है। मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, क्या पर्पस है इस एक्ट का, उसके तहत जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल सकता है। पहला सबसेक्शन ये कहता है। सेकेंड सबसेक्शन कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द फॉरगोइंग पावर, जो भी फॉरगोइंग पावर है उसको ध्यान में रखते हुए मे रूल्स सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं। क्या? द फॉर्म ऑफ द एफिडेविट, जो मैंने सेक्शन 5 में भी बताया एफिडेविट या डिक्लेरेशन, तो वो फॉर्म जो है किस फॉर्म में होगा या कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो कर सकता है प्रिस्क्राइब। द फॉर्म ऑफ द एफिडेविट और अदर डिक्लेरेशन इन राइटिंग टू बी फिल्ड अंडर सेक्शन 5, ठीक है। अब बी नंबर क्लॉज बताता है द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड बाय द मैजिस्ट्रेट इन डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, मैजिस्ट्रेट कौन से प्रोसीड्योर को फॉलो करेगा एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या होगा, सर्विस ऑफ नोटिस होता है, कैसे सर्विस करेगा, कौन सा डेट्स ऑफ हियरिंग होगा एप्लीकेशन का, ये सभी चीजों पर जो है वो रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और या कोई सी नंबर में बता रहा है एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी रिक्वायर्ड है प्रिस्क्राइब करने के लिए, ये सबसेक्शन 2 बता रहा है। और सबसेक्शन 3 बता रहा है एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड, जो भी रूल बनेगा इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा वो तुरंत जो है पेश किया जाएगा ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास, जो भी सेशन में चल रहा है, जब फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है, विच में बी कंप्राइज्ड इन 1 session, 2 और मोर सक्सेसिव सेशन, चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 सक्सेसिव सेशंस में हो, एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव एफोर्सेड बोथ हाउसेस एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन, बोथ जो हाउस है बोथ हाउस को एग्री होना होगा किसी मॉडिफिकेशन को करने के लिए, और नहीं भी एग्री कर सकता है एंड और बोथ हाउसेस एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड, ठीक है, दोनों हाउस को ही एग्री करना होगा, ये डिसएग्री करना होगा। thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, तभी जो है उस पर किसी तरह का असर आएगा, ठीक है, सच मॉडिफिकेशन पर उसके मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इफेक्ट आएगा। however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule, सभी चीजों को प्रेजुडाइज रखते हुए जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि मॉडिफिकेशन किस तरह से होगा, एनलमेंट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये सभी चीजें जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में दिया हुआ है, मेंटेनेंस को लेकर, सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, हस्बैंड वाइफ दोनों का सहमति से अगर हो रहा है तो गवर्न हो सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 5 का इंपॉर्टेंट केस है वो ध्यान में रखिएगा, रशीदा खानम वर्सेस एसके सलीम, वो देखिए आप लोग बुक्स पढ़िएगा, अगर बेयर एक्ट है बेयर एक्ट भी पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद द लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड इज लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ इद्दत, जो हस्बैंड की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है कब तक, पीरियड ऑफ इद्दत तक। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी वुड अप्लाई ओनली इफ बोथ पार्टीज एक्सरसाइज, ठीक है, अगर ये अप्लाई तभी होगा बोथ पार्टी अगर एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ हस्बैंड के चाहने से या सिर्फ फॉर्मर वाइफ के चाहने से नहीं होगा, दोनों का चाहना जरूरी है। ज्वाइंटली चाह सकते हैं, सेपरेटली भी चाह सकते हैं, लेकिन दोनों का ही होगा। they are to be governed by this section at the first hearing under section 3 sub clause 2 and not in any other case, ठीक है, सिर्फ सेक्शन
3 का सब सेक्शन 2 जो है उसी के तहत इस चीज का एप्लीकेबिलिटी है, किसी अदर सेक्शन को लेकर नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 जो है उसके तहत ही जो है ये एप्लीकेबिलिटी होगा, ये प्रोविजन को गवर्न करने की बात हो सकती है। तो ये 5 और 6 सेक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।